साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं तथा जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम चरण स्पर्श। साथियों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, पावरफुल, चैलेंजिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो है। बहुत ज्यादा आज के वीडियो से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिक्विसाइट नॉलेज of a physician in order to be a practitioner of the healing art। साथियों महात्मा हनीमैन एक गरीब परिवार के जो है बालक थे और उन्होंने जो है गरीबी को बहुत ही नजदीकी से देखा, समस्याओं को बहुत नजदीकी से देखा, तड़प को उन्होंने बहुत नजदीकी से देखा, तरस को उन्होंने बहुत नजदीकी से देखा। उन्होंने जो है बीमारियों को बहुत नजदीकी से देखा और बीमारियों से तड़पते हुए लोगों को पैसे के अभाव में मरते हुए बहुत ही करीब से देखा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि आने वाले समय में मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ समाज का कल्याण करना है, स्वास्थ्य सेवाएं देनी है और ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं देनी है जो कि परमानेंट हो, कंप्लीट क्योर हो और मरीज कम पैसे में ठीक होकर के चली जाए। ऐसी जो है उन्होंने तमन्ना लेकर के मेडिकल के फील्ड में जो है कदम रखा। साथियों उन्होंने एक बुक लिखा, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। साथियों यह सिर्फ एक सब्जेक्टिव बुक नहीं है, विदेशों में इसे कहा गया है ट्रू सक्सेस लिस्ट ऑफ गोल अचीवमेंट बुक। यानी यह आपको अवश्य जो है सफलता दिलाएगी। यानी कहा गया है इसे सफलता की कुंजी कहा गया है, की ऑफ सक्सेस कहा जाता है। और इस बुक पे उन्होंने सिर्फ फिजिशियन के बारे में कम से कम 50 पेज लिखा कि एक फिजिशियन के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है कई पार्ट में पढ़ा कि मिशन ऑफ फिजिशियन क्या है, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ ए फिजिशियन इन ऑर्डर टू बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये क्या भला है? एक फिजिशियन के अंदर रिक्विसाइट नॉलेज का क्या मतलब है और इन ऑर्डर टू बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट, और हीलिंग आर्ट क्या है, इस चीजों को हनीमैन साहब ने बताया। साथियों हनीमैन साहब को यह पहले से ही पूर्वानुमान था, क्योंकि उन्होंने ये जो सफलता हासिल की थी, एमबीबीएस एमडी बने थे, यह कठिन तपस्याओं से बने थे और रास्ते में आने वाली मुसीबतों को उन्होंने बहुत ही क्लोजली देखा था और उनको मालूम था होम्योपैथ का निर्माण करने के बाद में। कहा गया है कि एक लीडर में और एक आम इंसान में बस इतना अंतर है कि आम इंसान अभी का देखता है और लीडर जो है फ्यूचर को देखता है। हनीमैन साहब को पता था कि इसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो जबरन आएंगे, मजबूरी बस आएंगे, किसी कारण बस आएंगे, किसी लोभ बस आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे ना तो मटिया मेट कर दे। जैसे बहुत से ऐसे जो है हम लोगों को एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, अब वह जो है कहीं जो है बिजली का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कहीं जो है कोई अन्य पेशा जो है अपना लिए हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं मेडिकल को छोड़ के। इसके पीछे कई सारा कारण हो सकता है कि वह डॉक्टर बनना ही ना चाह रहे थे, उन्हें जबरन बनाया गया, या हो सकता है वो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे थे जो वो बने। बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि कुछ लोग पुश्तैनी धंधे को चलाने के लिए अपने बच्चों को इस पेशे में झोंक देते हैं कि आने वाले समय में अब इस पेशे को संभालेगा कौन, और कुछ लोग जो है ये सोच करके इस पेशे में आते हैं कि ये बहुत आसान और सरल है। चूंकि डॉक्टर हनीमैन सर इतने योग्य थे, इतने कुशल थे, इतने प्रतिभावान थे और इतने सब्जेक्ट का ज्ञान था
और सबसे बड़ी बात यह है कि फेलियर का सामना करने के बाद में जो इंसान जीतता है उसके अंदर फिर दोबारा कभी हारने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। डॉक्टर हनीमैन सर को पहले से ही पूर्वानुमान था, अनुभववाद था कि आने वाले समय में होम्योपैथिक चिकित्सकों के रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने 25 पेज जो है सिर्फ फिजिशियन के ऊपर लिखा, उसके बाद में मिशन ऑफ फिजिशियन लिखा, फिर हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर लिखा, फिर जाकर के लिखा रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ ए फिजिशियन इन ऑर्डर टू बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। ये क्या बला है। डॉक्टर हनीमैन साहब को मालूम था कि आने वाले समय में एक फिजिशियन के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, कहां कहां पे चैलेंज आ सकता है, कहां कहां पे हार का सामना करना पड़ सकता है, कहां कहां पर बीमारियां चैलेंज कर सकती हैं और कहां कहां पर इंसान हार सकता है। इन चीजों से उबरने के लिए उन्होंने की ऑफ सक्सेस लिखा, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। और इस की ऑफ सक्सेस में, की ऑफ सक्सेस कहने का मतलब यह है साथियों कि आज भी अगर जो देखा जाए तो बहुत से ऐसे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो कि कुछ डिप्रेशन में है, कुछ जो है अनुभववाद में है, कुछ जो है हार और जीत के बीच की कड़ी में है, और कुछ जो है ऐसे मनोदुर्बल अवस्था में है कि जहां से सटीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पढ़ते तो है होम्योपैथ, एडमिशन तो लिया है बीएचएमएस में, लेकिन पहले ही दिन से जाकर के कोई अस्पताल पकड़ लिया, किसी अन्य पैथी में जाकर के कंपाउंडर बन गए, किसी अस्पताल में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर की, लेकिन वहां पर किसी दूसरे पद पे कार्य करना शुरू कर दिया। लिहाजा क्या होता है कि उनसे पहला सब्जेक्ट जो है छूटता है होम्योपैथिक फार्मेसी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, पीएम पीएसएम ऑफ गायनी सर्जरी, पैथोलॉजी एंड रिपर्टरी। अब इस सब्जेक्ट को उन्होंने पहले साल छोड़ा, दूसरे साल छोड़ा, तीसरे साल छोड़ा, चौथे साल छोड़ा, और जो है जा करके परीक्षा देते रहे जैसे तैसे, जो है सप्लीमेंट्री के साथ में, गेस्ट के साथ में, बैक पे बैक होकर के पास हो गया। अब क्या हुआ, जब पास हुआ है तो करेगा प्रैक्टिस। पहले किया प्रैक्टिस अपनी पैथी में स्वेच्छा से, दूसरा डर से किया कि अगर जो मैं होम्योपैथिक दवा अपने क्लिनिक में नहीं रखता हूं तो लोग आएंगे तो मुझसे सवाल कर सकते हैं कि डिग्री तुम्हारे पास बीएचएमएस की है, दवा तुमने एलोपैथ की रखी है। तीसरा संशय और डर, बस संशय यह है कि जो है इस दवा के बारे में पढ़े नहीं है, डर यह है कि अब दें तो कैसे दें, कहीं क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा। इसीलिए जो है महात्मा हनीमैन साहब ने एक किताब लिखी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, और एफोरिज्म नंबर 3 और 4 लिखा, जिसमें बात किया रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ ए फिजिशियन इन ऑर्डर टू बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो एफोरिज्म नंबर 3 को अलग बताएंगे, 4 को अलग बताएंगे। तो एफोरिज्म नंबर 3 में सबसे पहले हनीमैन साहब ने बताया कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, दूसरा नॉलेज ऑफ डिसीज, तीसरा नॉलेज ऑफ द डोज एंड रिपीटिशन ऑफ द डोज, ड्रग पावर जो है आपको जानना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यानी जो है ड्रग बनाना आना चाहिए, एंड पोटेंटाइजेशन के बारे में आपको जो है क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ ड्रग पावर एंड डिजीज पावर के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी भी केस को इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, यानी ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। जी हाँ दोस्तों, इलाज के रास्ते में आने वाली बाधाएं, कहने का मतलब क्या है कि हनीमैन साहब ने बताया कि इन चीजों को अगर जो तुम नॉलेज में रखते हो, इन चीजों को अगर जो पढ़ाई के दिनों में पढ़ लेते हो, इन पे अमल करते हो, लिस्ट ऑफ गोल्स बनाते हो, प्रिपरेशन फिर उसके करते हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं हरा सकती है। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जो फाइनल ना हो, इसका मरीज ठीक ना हो। लेकिन यदि आप इन नॉलेज को नहीं रखते हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, या ये चीजें आपसे छूटी हुई हैं, तो मरीज आपसे छूट जाएगा। और जब मरीज छूटेगा तो आपकी बदनामी हो या ना हो, लेकिन पैथी के प्रति लोग उंगलियां उठाएंगे
कि इस पैथी की दवा काम नहीं करती है, तो साथियों दवा काम जरूर करती है, अवश्य करती है। हर हालत में दवा से ही मरीज ठीक होता है। दिक्कत अगर जो आती है तो फिजिशियन से आती है, कि जो फिजिशियन है वह 4.5 साल पढ़ा है कि 4.5 साल मौज मस्ती किया है, या उसे जबरदस्ती इस पेशे में थोप दिया गया है, झोंक दिया गया है, या वह कुछ और बनना चाह रहा था, बन कुछ और गया है। इसीलिए लिखा गया की ऑफ सक्सेस, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। साथियों एक बार की बात है कि राजस्थान में एक आदमी के पास बहुत सारे ऊंट थे, और वह उन ऊंटों को बांध करके आता है और अपने बच्चे से आकर के कहता है कि देख ऐसा है कि चला जा तबेले में, मैं एक ऊंट बांधना भूल गया हूं, उसे बांध के चला। लड़का मरता क्या ना करता गया। तो जाते समय उसके पिताजी ने उसके जो है दिमाग में एक बात डाली थी, क्योंकि लड़के ने कहा था कि पापा ऊंट बड़ा है, मैं बांध नहीं पाऊंगा। उसके बाप ने कहा बड़ा नहीं है, वह तुझसे भी छोटा है, जा उसके गले में 4 बार सीधा ये जो है रस्सी लपेट देना, और जो है 2 पत्थर वहां रखे हैं, उन पत्थरों को 4 बार टकरा देना और रस्सी लपेट करके उन पत्थरों के बीच में डाल देना। बोला पापा रस्सी बंधा तो नहीं है, ना गले में बंधा है ना पत्थर में बंधा है, इसका मतलब क्या होगा? बाप का जवाब का आनंद लीजिए, बस तू ऐसा करके आ जा, उसे लगेगा कि मैं बंध गया हूं और वह वहां से हिलेगा भी नहीं। साथियों ठीक अगले दिन उसका बाप जो है देखता है कि लड़का जो है चारागाह में है, और जब वह ऊंटों की गिनती करता है तो 1 ऊंट कम होता है। बाप लड़के से कहता है कि 1 ऊंट कम है, कहां है वह ऊंट? लड़का परेशान हो जाता है। बाप कहता है परेशान मत हो, तू सीधा तबेला जा, वह ऊंट वहीं पे तुझे मिलेगा, और यह वही ऊंट है जिसे कल तूने बांधा नहीं था, सिर्फ उसको दिखावा किया था कि बांधा गया है। साथियों जब लड़का चलता है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि देख ऐसा है कि तू उसे कितना भी मारेगा, कितना भी उठाएगा तो उठेगा नहीं, जा पहले उसके गले में जो तूने कल रात में सीधा फंदा लगाया था, आज उसे उल्टा 4 बार घुमा, उन पत्थरों को टकरा, और वह ऊंट उठ करके करके जो है खड़ा हो जाए। लड़का जाता है, देखता है सेम वैसे ही होता है जैसे पिताजी ने बताया था। साथियों वहां पे तो 1 ऊंट था, यहां ना जाने कितने ऐसे बंधे, कितने ऐसे जो है हारे, कितने ऐसे जो है अपनी पैथी को कोसने वाले, और ना जाने कितने ऐसे ऊंट हैं जो कि उठ नहीं रहे हैं, ना जाने कब उठेंगे। साथियों लोग कहते हैं कि दवा नहीं काम करती है, मैं कहता हूं दवा नहीं, दवा पे आरोप ना लगाएं, दवा पे दोष ना लगाएं। दोष ही लगाना है तो हम पे दोष लगाएं, क्योंकि हमने पढ़ने के समय पे ऐश किया है, ऐश करने के समय पे अब क्लिनिक में भी पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, बाजार में भी पढ़ते हैं, मकान में भी, दुकान में भी पढ़ते हैं, इवन जब घर में जाते हैं, जब एंजॉय करना चाहिए तो बेडरूम में भी पढ़ते हैं। यानी कुल मिला जुला के इसे दुर्भाग्य ही युवाओं का कहा जाएगा कि एक युवा पढ़ाई के समय पे ना जाने क्या क्या करता है, और ना जाने क्या क्या करने के समय पे पढ़ाई करता है। इसलिए साथियों अगर जो देखा जाए तो इस पेठे में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि स्वेच्छा से नहीं, दबाव बस आते हैं, स्वयं से नहीं आते हैं, ढकेल के आते हैं, बोझिल होकर के आते हैं, और बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। जब कहीं कोई एडमिशन नहीं होता है, नहीं कोई सीट मिलती है, तो लास्ट में जो एक ऑप्शन होता है कि होम्योपैथ कर ले। लेकिन मजे की बात यह है कि इतिहास दोहराता है। एक हमारे क्लिनिक पे जो एक महिला आती हैं, उन्होंने कल यह बात कहा कि इतिहास दोहराता है। मैं उनकी बातों को सुना तो मुझे बड़ा आनंद आया। साथियों एक दौर था कि बगैर जो है टेबलेट के, इंजेक्शन के काम नहीं होता था,
लेकिन आज इस दौर में लोगों को पता चल गया है कि इमरजेंसी में जो है आपको इमरजेंसी सेवाएं लेनी है, लेकिन यदि आप जो है किसी जो है क्रोनिक या एक्यूट या मिजाजमेटिक कंप्लेन से पीड़ित हैं, जैसे बरसों पुराना आपको एक्जिमा है, दाग है, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, गैस्ट्रिक कंप्लेन है, पथरी है, या जो है आपको जो है माइग्रेन की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, हेमेचूरिया की समस्या है, पाइल्स है, फिस्टुला है, तो ऐसे में जो है एक दवा बनती है। तो अगर जो कहीं शुगर की दवा साइजियम जम्बोलिनम जामुन से बनता है, तो कहीं आंवला से बनता है, कहीं आम से बनता है, कहीं महुआ से बनता है, कहीं मदार से बनता है, तो इन चीजों को तो हम जनरली तौर पर प्रयोग कर ही रहे थे। इनका जो है दवा बनने पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो है इनको डायरेक्ट खाने पे भी कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं था। साथियों, हमारे यहाँ दवा बना हुआ करिका पपाया पपीता से बना हुआ है, मैग्नीफेरा इंडिका आम से बना है, साइजियम जम्बोलिनम जामुन से बना है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये था साथियों कि पहले तो मजबूरी थी कि सबसे लास्ट में जाएंगे, लेकिन आज यह मजबूरी हो गया है कि ऑर्गन फेलियर हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है। तो ऐसे में अब विवेका बस पहले आ रहे हैं कि ये जो है सेफ है, सिक्योर है। हम यहाँ पर शुगर की दवा खाते हैं तो शुगर ही ठीक होता है, ना कि हमारा गुर्दा खराब होता है। अगर जो लीवर की दवा खा रहे हैं तो लीवर ही ठीक हो रहा है, ना कि कोई अन्य चीज डैमेज हो रहा है। इसलिए अगर जो देखा जाए तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हनीमैन साहब ने एक बुक लिखा, रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ ए फिजिशियन इन ऑर्डर टू बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गनन की ही देन है कि मरीज जो है आता है हमारे कमरे में, जैसे ही एक कदम रखता है तुरंत हम जो है एक ऐसी पैनी निगाह रखते हैं कि आधा बीमारी के बारे में वैसे ही जान लेते हैं कि जैसे एक प्रेमिका जो है प्रेमी के आंखों में जो है जब आंखें डालती है तो उसे पता चल जाता है कि आज यह खुश है या दुखी है या नाराज है या मायूस है। लेकिन होम्योपैथी एक माँ के तरीके से एक बच्चे की निगाह में निगाह डालती है। जैसे एक माँ को पता चल जाता है जब बच्चा रसोई घर में बैठता है, माँ बच्चे को खाना देती है और बच्चा खाना खाते समय जैसे इधर उधर देखता है, माँ नमक का डिब्बी आगे बढ़ा देती है। माँ से बच्चे का कोई कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन माँ का बच्चे से ही कनेक्शन बस है, यह बात दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने जीवन में कुछ करे या ना करे, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो मरीज आया है वह ठीक हो जाए, और वह ठीक तब होगा जब किसी के अंदर एफोरिज्म नंबर 3 का नॉलेज होगा, एफोरिज्म नंबर 4 का नॉलेज होगा। तो साथियों से पहला ही पॉइंट बताया गया है, नॉलेज ऑफ द डिजीज। पहली बात जो है हनीमैन साहब ने एफोरिज्म नंबर जो है साथियों 3 में ये जो है पहली बात यही लिख दी कि नॉलेज ऑफ द डिजीज, आपको बीमारी के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कि आपको कंप्लीटली सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए कि जो है पैथोलॉजी में क्या क्या है, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम, डिजीज से संबंधित प्रॉब्लम क्लियर कट में आना चाहिए। 20 आहा पढ़ के खाली पैथोलॉजी का पेपर देने के बाद में साथियों जिंदगी भर हम किताब ही पलटते हैं। वह किसी के अस्पताल में हो सकता है किताब पलटते, वह किसी के क्लिनिक में हो सकता है किताब पलटते, या अपना बेडरूम हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो तब आई जब हम पढ़ाई का दौर था तो हम कुछ और के दौर में फंसे हुए थे। आज जब एंजॉय का दौर है तो हम पढ़ाई के दौर में फंसे हुए हैं। ना उन्नत वहां हुआ, ना कल्याण यहाँ हुआ। इसी के वजह से जो पतन हुआ वह पतन दोबारा रिपीट ना हो, फिजिशियन के लाइफ में कोई बाधा ना हो, इसलिए हनीमैन साहब ने पहली बार बताई नॉलेज ऑफ द डिजीज। और इसमें हनीमैन साहब ने बताया
कि व्हाट इज टू बी परसीव टू क्योर इन डिजीज। परसीव वर्ड जो है कई बार आया, मतलब इसका समझ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि डिजीज में क्या हो सकता है। जब भी कोई आदमी हमारे क्लिनिक में कदम रखता है ना साथियों, तो वह कदम रखते ही हमारी आंखें इतनी पैनी होनी चाहिए सिटी स्कैन एमआरआई की तरीके से कि हम उसके अंदर आते ही आधी बीमारी समझ लें। और दूसरा उन्होंने बताया परसीव, यानी समझने की क्षमता होनी चाहिए कि जो इसकी बीमारी है या मेंटल है, जनरल है, फिजिकल है, एक्यूट है, क्रोनिक है, मियाजमेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अगर जो यह जानकारी आप नहीं रखते हैं तो आपका मरीज ठीक नहीं होगा। इस बात को क्लियर कट में हनीमैन साहब ने बताया। और अगर जो फिजिशियन के अंदर यह गुण नहीं है बीमारी को डिफरेंशिएट करने का, बीमारी को पकड़ने का, और यह कैसे आप करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, तो केस टेकिंग, यानी कि आपको मरीज को ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा, वह बोले और आप सुने। जब वह सारी बातें जो है धीरे धीरे जो है अपनी बता दे, डॉक्टर साहब हमें ये दिक्कत, हमें ये दिक्कत, मुझे मस्सा भी निकल आता है, मुझे गांठ भी है, सब कुछ जब आपको बता दे तो उससे आप ये पूछ ले प्यार से, कोई और चीज आप भूले तो नहीं है। तो वहीं से आपके दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू होना चाहिए कि अब मरीज को जितना सिम्टम देना था दे चुका है। अभी भी अगर जो आपकी दवा नहीं निकल रही है तो नॉलेज ऑफ डिजीज इन जनरल के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए, मरीज से धड़ाधड़ पूछना चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ डिजीज इन पार्टिकुलर, यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन का पावर आपको होना चाहिए, छांटने की कला होनी चाहिए, अलग करने की कला होनी चाहिए। क्योंकि जो जो बातें वो बताता जा रहा, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, बता रहा साहब हमें मस्सा निकला हुआ है, तुरंत आपको गोला बनाना है, टिक आउट करना है, मस्से को अलग लिखना है। अगर जो कहीं बताते बताते बता दिया कि हमारे दादा को भी अस्थमा था, दादी को भी अस्थमा था, अम्मा को भी अस्थमा था, पिताजी को भी अस्थमा था, तो वहीं पे तुरंत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चीजें अलग होनी चाहिए। अगर जो बात करते करते बता दे कि मेरे पिताजी को टीबी थी, तो इंडिविजुअलाइजेशन वहीं पे हो जाएगा। यानी कि इसके पहले वह जितने भी दवाइयों के पर्चे को लेकर के आया, आपने देखा कि जो है मरीज के जो है हिस्ट्री मिल रही ट्यूबरकुलोसिस की, और हर जगह पे दवा जो भी दिया गया उसका दूर दूर तक जो है ट्यूबरकुलर मियाज से, ट्यूबरकुलर डायथेसिस से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब आपने इंडिविजुअलाइज कर लिया केस को, अब वह केस क्योर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित अन्य जो 6-7 हेडिंग है उसका जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 करके वीडियो बनाएंगे, उसमें आपसे बातें करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको रोज देखने को मिले, ताकि और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो रोज आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी से असाध्य बीमारियां दूर की जा सकती हैं। जितना आप तमन्ना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, जहां तक सोच रहे हैं वहां तक होम्योपैथी से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। साथियों हम लोगों का दुर्भाग्य कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, हम लोग ऐसे ऐसे केस को सॉल्व करते हैं लेकिन मरीज आकर के हाथ जोड़ लेता है कि प्लीज मेरे वीडियो को सोशल पे मत डालिएगा, प्लीज मेरा फोटो मत डालिएगा। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जब उनको बच्चे 14 साल से, 12 साल से, 10 साल से नहीं हो रहा तो क्या वह प्रताड़ित नहीं थे? क्या उनको दुख नहीं था? एक अगर जो उनका सक्सेस वीडियो अगर जो हमें इजाजत दे समाज के लोगों से डालने के लिए, तो ना जाने कितनी जो है मरी हुई आत्माएं जो कि हार चुकी हैं कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, उनको ठीक होने के लिए बल मिल जाएगा। लेकिन साथियों ऐसे ऐसे जो है लोग मिलते हैं जिनका इलाज हम लोग जी जान से करते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में अपना जो है कोई भी वीडियो नहीं देते हैं, कोई भी पॉजिटिव जो है मैसेज नहीं करते हैं समाज को। तो ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज कुछ तो समाज के लोगों के बारे में सोचिए,
उन हारे बेसहारे लोगों के बारे में सोचिए जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हुए हैं, और उन्हीं बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी आपकी थी जिसको ठीक हुई इस क्लिनिक पे। तो प्लीज ये आप खुद ही वीडियो बना करके शेयर कर दें, ताकि लोगों का दबा हुआ आत्मा जाग सके और उन्हें समझ आ सके कि बड़ी से बड़ी बीमारियां होम्योपैथी से बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती हैं। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।